ओके, अब स्टार्ट करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। पहली कंडीशन है स्टेफने बोन सिस्ट। इट इज़ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक सलाइवरी टिश्यू। इसमें एक सिस्ट देखने को मिलता है इन द मैंडिबल। सिर्फ इतना याद रखना है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक सलाइवरी टिश्यू स्टेफने बोन सिस्ट। फिर म्यूकस रिटेंशन सिस्ट। इट अराइजेस ड्यू टू ब्लॉक्ड सिस्ट मैनेजमेंट बाय एक्सचेंज। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ रेन्यूला, जिसे कहते हैं फ्रॉग्स बेली। रेन्यूला इट इज़ म्यूकस एक्स्ट्रावजेशन सिस्ट। म्यूकस एक्स्ट्रावजेशन सिस्ट। कौन सा सलाइवरी ग्लैंड इन्वॉल्व होता है? वो होता है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। तो एक टंग के नीचे जो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड होता है वो इन्वॉल्व होता है। इसमें फ्लूइड फिल्ड सिस्टिक स्वेलिंग फॉर्म हो जाती है ड्यू टू एक्स्ट्रावजेशन ऑफ द म्यूकस। सिस्टिक स्वेलिंग है प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। क्लियर फ्लूइड प्रेजेंट होता है ये सिस्ट में। इसकी वजह से ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट है, इट इज़ पॉजिटिव। तो ये रेन्यूला जो है वो ब्रिलियंटली ट्रांसल्यूमिनेट होता है। दूसरे कंडीशन जिसमें ट्रांसल्यूमिनेशन पॉजिटिव होती है हाइड्रोसिल, सिस्टिक हाइग्रोमा, एपिडिडाइमल सिस्ट एंड मेनिंगोसिल। तो ये कंडीशन है जिसमें ट्रांसल्यूमिनेशन पॉजिटिव होती है। उसके बाद सिस्टिक स्वेलिंग है तो फ्लक्चुएशन टेस्ट भी पॉजिटिव आई। तो ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव एंड फ्लक्चुएशन टेस्ट वो भी पॉजिटिव। मैनेजमेंट इसमें इंसिशन एंड ड्रेनेज इट्स कॉन्ट्राइंडिकेट। क्योंकि अगर सपोज हमने इधर इंसिशन रख के सारा फ्लूइड ड्रेन कर लिया तो क्या होगा, वो जो वॉल्स होती है वो हील हो जाएगी और फिर से फ्लूइड कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इंसिशन रख के ड्रेन कर लिया फ्लूइड, और ये जो वॉल्स होती है उसको हम लेटरली सूचर कर लेते हैं, जिसे कहते हैं मार्सुपिलाइजेशन। तो ये ट्रीटमेंट है ऑफ रेन्यूला, मार्सुपिलाइजेशन। अगर ये भी नहीं हुआ देन एक्सिशन ऑफ द सिस्ट प्लस सबलिंगुअल ग्लैंड। अब मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इंजर्ड ड्यूरिंग द सर्जरी वो होता है सब मैंडिबुलर डक्ट। ये मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इंजर्ड ड्यूरिंग द सर्जरी वो है सब मैंडिबुलर डक्ट। लेकिन मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड वो है लिंगुअल नर्व ड्यूरिंग सर्जरी इन द रेन्यूला, सर्जरी फॉर रेन्यूला। तो ये याद रखना है। ये था पूरा रेन्यूला या फिर फ्रॉग्स बेली। दूसरी कंडीशन प्लंजिंग रेन्यूला। इट इज़ ऑल्सो म्यूकस रिटेंशन सिस्ट। इसमें सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर दोनों ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड उसकी वजह से इंट्रा ओरल स्वेलिंग होगी। सब मैंडिबुलर ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, उसकी वजह से नेक स्वेलिंग होगी। तो दो स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो एक डम्बल शेप्ड स्वेलिंग देखने को मिलेगी हमें, इंट्रा ओरल एंड नेक स्वेलिंग दोनों। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम करेंगे पहले तो एक्सिशन ऑफ द इंट्रा ओरल स्वेलिंग, एक्सिशन ऑफ द सबलिंगुअल ग्लैंड एंड एस्पिरेशन ऑफ द नेक स्वेलिंग। नेक स्वेलिंग का एक्सिशन नहीं करेंगे, सिर्फ एस्पिरेशन करेंगे। तो इंट्राओरल स्वेलिंग की एक्सिशन, सबलिंगुअल ग्लैंड की एक्सिशन एंड एस्पिरेशन ऑफ नेक स्वेलिंग, ये प्लंजिंग रेन्यूला। उसके बाद पैरोटिड एब्सेस, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स है पेनफुल पैरोटिड स्वेलिंग। पैरोटिड एरिया में स्वेलिंग होगी, पेनफुल होगी, फीवर होगा, रेडनेस होगी। तो ये फीचर्स देखने को मिलते हैं पैरोटिड एब्सेस के। ऑन एग्जामिनेशन अगेन रेडनेस प्रेजेंट होगी ऑफ द पैरोटिड रीजन। फ्लक्चुएशन इट इज़ अ लेट साइन, ये फ्लक्चुएशन लेट प्रेजेंट होता है। दूसरी कंडीशन जिसमें फ्लक्चुएशन इज लेट साइन वो है प्लांटर पामर एब्सेस, इस्चोरेक्टल फोसा एब्सेस एंड ब्रेस्ट एब्सेस। फिर मैनेजमेंट इसका IND इंसिजन एंड ड्रेनेज बाय हिल्टन्स मेथड। हिल्टन्स मेथड में हम जो न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड के आसपास बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टरीज एंड नर्व्स होती है, फेशियल नर्व होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम हिल्टन्स मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम प्लेन जो इंसिजन रखेंगे वो पैरेलल टू द न्यूरोवास्कुलर बंडल रखेंगे ताकि वो जो स्ट्रक्चर वो कट ना हो जाए। तो पैरेलल टू द इम्पोर्टेंट न्यूरोवास्कुलर बंडल्स। तो ये हिल्टन्स मेथड के मैनेजमेंट है वो इंसिजन एंड ड्रेनेज IND पैरोटिड एब्सेस। उसके बाद रिकरेंट पैरोटाइटिस, अगर रिपीटेडली पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन वो चिल्ड्रन में कॉमन होता है। एक्सरे में हमें स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस ऑन एक्सरे। मैनेजमेंट बाय एंटीबायोटिक प्लस रिपीटेड वॉश आउट ऑफ द ग्लैंड, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है सियालोलिथियासिस, मतलब स्टोन इन द सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसमें स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है इन सब मैंडिबुलर ग्लैंड कंपेयर टू पैरोटिड ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड में इसलिए देखने को मिलता है ज़्यादा बिकॉज जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड की सिक्रेशन होती है वो मोर विस्कस होती है, मोर विस्कस सिक्रेशन प्लस जो ड्रेनेज होती है वो भी एंटी ग्रेविटी ड्रेनेज होती है। तो रिटेंशन फ्लूइड सलाइवा रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड में ज़्यादा देखने को मिलता है सियालोलिथियासिस। इसका एक टिपिकल फीचर है वो है मील टाइम सिंड्रोम। मील टाइम सिंड्रोम इसका मतलब क्या होता है, सपोज ये सलाइवरी ग्लैंड है, ये डक्ट है, यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन। सपोज पेशेंट खा रहा होगा या खाने के बारे में सोच रहा होगा तो इसकी वजह से सलाइवरी सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये स्टोन की वजह से वो बाहर नहीं जा पाएगा, तो ये यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, तो जो ग्लैंड होता है वो उसकी स्वेलिंग होती रहेगी कंटिन्यूसली। तो इट इज़ पेनफुल पोस्ट प्रांडियल नेक स्वेलिंग,
एक बार खाना खत्म हो गया तो सलाइवरी सिक्रीशन वो भी कम हो जाएगा, तो स्वेलिंग जो है वो अपने आप सबसाइड हो जाएगी। तो ये मील टाइम सिंड्रोम, पेनफुल पोस्ट प्रेंडियल नेक स्वेलिंग विच लास्ट फॉर 1 to 2 hours। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हुआ है NCCT, नॉन कॉन्ट्रास्ट CT। तो ये याद रखना है NCCT, स्टोन्स के लिए NCCT मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है। इसकी मैनेजमेंट, लेस देन 4 mm का स्टोन हुआ देन एंडोस्कोपिक रिमूवल यूजिंग डोर्मिया बास्केट। अगर मोर देन 4 mm हुआ देन लिथोट्रिप्सी करेंगे और फ्रैगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर वो फेल हुए देन ओपन सर्जरी। लेस देन 4 mm में एंडोस्कोपिक रिमूवल, मोर देन 4 mm में पहले लिथोट्रिप्सी, अगर वो फेल हुआ देन ओपन सर्जरी। अब अगर स्टोन डिस्टल टू द लिंगुअल नर्व हुआ, स्टोन जो है वो डिस्टल टू द लिंगुअल नर्व हुआ, तो हम लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन रखेंगे ओवर द डक्ट और फिर स्टोन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और बाद में डक्ट को सूचर कर लेंगे। लेकिन अगर प्रॉक्सिमल टू द लिंगुअल नर्व हुआ या फिर क्लोज टू द ग्लैंड पेरेन्काइमा, देन उसमें हम एंडोस्कोपिक अप्रोच से स्टोन रिमूव करेंगे और उसके साथ ग्लैंड भी रिमूव कर देंगे। तो डिस्टल टू लिंगुअल नर्व, उसमें लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन ओवर द डक्ट, स्टोन रिमूव करेंगे और फिर सूचर कर लेंगे डक्ट को एब्जॉर्बेबल सूचर के थ्रू। अगर प्रॉक्सिमल हुआ, नज़दीक हुआ लिंगुअल नर्व से या ग्लैंड से, देन एंडोस्कोपिक अप्रोच, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ग्लैंड एंड स्टोन। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इंजर्ड हुआ लिंगुअल नर्व इन ये सियालोलिथियासिस की सर्जरी में। तो ये था सियालोलिथियासिस। अब देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, कौन से ग्लैंड में बिनाइन ट्यूमर का परसेंटेज कितना है और मैलिग्नेंट ट्यूमर का परसेंटेज कितना है। तो एक सिंपल रूल याद रखना है, लार्ज सलाइवरी ग्लैंड वो ज़्यादा बिनाइन होते हैं और स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड वो मैलिग्नेंट होता है। तो पैरोटिड में 90% ट्यूमर्स दे आर बिनाइन, ओनली 10% आर मैलिग्नेंट। ऐसा ही सब मैंडिबुलर में 50-50 है, याद रखना। सब मैंडिबुलर में 50-50% है, सब लिंगुअल में 80% इज मैलिग्नेंट, माइनर सलाइवरी ग्लैंड में 90% आर मैलिग्नेंट। पहले पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर्स देखते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर, तो उसमें पैरोटिड स्वेलिंग प्रेजेंट होगी। तो टिपिकल स्वेलिंग होगी ऑन द साइड ऑफ द फेस, प्लस जो ईयर लोब्यूल जो होता है वो लिफ्टेड होगा। इट जो स्वेलिंग होती है इट लिफ्ट्स द ईयर लोब्यूल, क्योंकि सुपरफिशियल लोब, 2 लोब होता है पैरोटिड ग्लैंड में, सुपरफिशियल और डीप। जो ट्यूमर होता है वो सुपरफिशियल लोब में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से ईयर लोब जो है वो लिफ्ट हो जाएगा, सुपरफिशियल लोब स्वेलिंग उसकी वजह से। लेकिन अगर डीप लोब इन्वॉल्व हुआ तो क्या होगा, हमें इंट्रा ओरल या फिर टॉन्सिलर फोसा जो है वो मीडियली पुश दिखेगा हमें। ईयर लोब्यूल लिफ्ट तो होगा ही, लेकिन साथ में ईयर जो टॉन्सिलर फोसा वो भी मीडियली पुश्ड दिखेगा हमें। तो इसी वजह से अगर सपोज कोई भी पैरोटिड स्वेलिंग का पेशेंट आया तो उसमें हम एक्सटर्नली तो हम देखेंगे ही, साथ में ओरल कैविटी के अंदर भी देखेंगे कि जो टॉन्सिलर फोसा वो मीडियली पुश तो नहीं हुआ कि नहीं वो। अब ये कुछ वन लाइनर्स है। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर इज प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, याद रखना है। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर इन सलाइवरी ग्लैंड इज प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर इन चिल्ड्रन इज हेमेंजियोमा। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ म्यूको एपिडर्मोइड कैंसर। सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट इज एडिनोइड सिस्टिक कैंसर। मोस्ट कॉमन बाइलेटरल पैरोटिड ट्यूमर, ये याद रखना है, वर्दाइन्स ट्यूमर। ये सारे वन लाइनर्स है जो याद रखना है। पहले देखते हैं प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। इट इज़ मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड ओवरऑल। ये बिनाइन होता है, स्लो ग्रोइंग होता है, फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। स्लो ग्रोइंग पैरोटिड स्वेलिंग देखने को मिलते हैं इन द पेशेंट। रेडिएशन एक्सपोजर वो एक रिस्क फैक्टर है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस FNAC। एक्सटेंट के लिए हम यूज़ करेंगे MRI। इन्वेस्टिगेशन हुआ है MRI मोर देन CT। तो एक्सटेंट के लिए इसमें हम हमेशा MRI यूज़ करेंगे। तो ये इसके फीचर्स हो गए। पैथोलॉजी में हमें प्लेग 1 जीन म्यूटेशन देखने को मिलती है। हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन में एपिथेलियल कंपोनेंट्स दिखेंगे इन द मिक्सोइड बैकग्राउंड, सिर्फ इतना याद रख लेना। एक प्लेग 1 जीन म्यूटेशन, HPE में एपिथेलियल कंपोनेंट्स इन द मिक्सोइड बैकग्राउंड, प्लस जो ग्रोइंग एजेस हो गए उनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगी। ये चीज़ें याद रखनी है पैथोलॉजी में। मैनेजमेंट में सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टोमी, ये याद रखना है। अब कौन से फीचर्स हो गए जो डिनोट करेंगे कि जो ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट कन्वर्जन में जा रहा है, मतलब उसका मैलिग्नेंट कन्वर्जन हो रहा है। तो रैपिड इंक्रीज इन साइज, पेनलेस टू पेनफुल स्वेलिंग, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल नर्व, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड इन द नेक एंड अल्सरेशन। तो ये सारे फीचर्स है जिससे हमें पता चलेगा कि मैलिग्नेंट कन्वर्जन हो रहा है ऑफ प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। और अगर एक बार मैलिग्नेंट कन्वर्जन हो गया तो उसे हम कहेंगे मिक्स्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर या फिर कार्सिनोमा एक्स प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। तो मिक्स्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर या फिर कार्सिनोमा एक्स प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, इसमें हम सर्जरी करेंगे जो आगे मैं दिखा रहा हूँ, पैरोटिड सर्जरी करेंगे प्लस रेडियोथेरापी, ये इसकी ट्रीटमेंट होगी। तो ये पूरा था प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। ये सारे उसके फीचर्स, ये पैथोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन देख लिया हमने एंड मैनेजमेंट और फीचर्स सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंट कन्वर्जन। फिर वर्दाइन्स ट्यूमर,
मैंने पहले बताया था कि इट इज़ मोस्ट कॉमन बायलैटरल पैरोटिड ट्यूमर, इसमें बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट होता है ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड एंड ऑल्सो इट इज़ सेकंड मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। इट इज सीन एक्सक्लूसिवली इन द पैरोटिड ग्लैंड, तो ये भी याद रखना है, एक्सक्लूसिवली इन द पैरोटिड ग्लैंड। 10% केसेज आर बायलैटरल। रिस्क क्या है इसका? अगेन रेडिएशन एक्सपोजर। क्लिनिकल फीचर्स मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, 50 to 70 ईयर्स ऑफ एज, स्लोली ग्रोइंग पैरोटिड स्वेलिंग, टेल ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो इट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स टेल ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। ये पेनफुल होता है। जो प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा वो पेनलेस था इनिशियली, कि पेनफुल होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगेन एफएनएसी, एक्सटेंड के लिए एमआरआई। इसमें हिस्टोपैथोलॉजी में हमें क्या दिखेगा? तो डबल लेयर सेल्स दिखेंगे, डबल लेयर ऑफ द सेल्स, सिस्टिक स्पेसिस दिखेगी, इसकी वजह से इसका नाम है एडिनोमा लिम्फेटोसम, लिम्फोमेटोसम। एडिनोमा लिम्फोमेटोसम, एडिनोमा मतलब सिस्टिक स्पेसिस दिखेगी, लिम्फोमेटोसम मतलब लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेशन भी दिखेगा। तो ये 3 चीज़ें दिखने को मिलेगी, डबल लेयर ऑफ सेल्स, सिस्टिक स्पेसिस, लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेशन। मैनेजमेंट अगेन इसकी भी सुपरफिशियल पैरोडिडेक्टोमी। फिर इसका एक वेरिएंट है बिनाइन लिम्फोथिलियल लीजन, जो साइटोमेगालोवायरस से होता है, दूसरा नाम है गॉडविन ट्यूमर, मैनेजमेंट इज एक्सीजन, याद रखना। तो ये हमने बिनाइन ट्यूमर्स देख लिया, प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा, वर्दाइन्स ट्यूमर जो मोस्ट कॉमन थे। अब देखते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मोस्ट कॉमन था जो वो था म्यूको एपिडर्मोइड कैंसर, म्यूको एपिडर्मोइड कैंसर मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द पैरोटिड। रिस्क फैक्टर अगेन रेडिएशन। ये जीन या जेनेटिक पोर्शन याद रखना है, इट इज़ ड्यू टू CRTC1 MAML2 जीन फ्यूजन, ये याद रखना है, CRTC1 MAML2 जीन फ्यूजन, इसकी वजह से देखने को मिलता है म्यूको एपिडर्मोइड कैंसर। इन्फेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, एक्सटेंड के लिए एमआरआई, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज एफएनएसी, ट्रीटमेंट इज पैरोटिड सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी। उसके बाद एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, ये सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पेरीन्यूरल इन्वेजन देखने को मिलता है, इसकी वजह से इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल। दूसरा इसकी भी एक्सटेंड के लिए एमआरआई, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के एफएनएसी, मैनेजमेंट इज सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी। हिस्टोपैथोलॉजी में हमें जो पहले बताया पेरीन्यूरल इन्वेजन एंड स्विस चीज़ अपीयरेंस, ये देखने को मिलेगा। अब देखते हैं पैरोटिड सर्जरी जो मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो रही है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की, वो पैरोटिड सर्जरी। इसका जो इंसिजन है वो है लेजी जेड इंसिजन या फिर मॉडिफाइड ब्लायर इंसिजन, मॉडिफाइड ब्लायर इंसिजन या फिर लेजी जेड इंसिजन। 2 फिंगर ब्रेथ, अगेन इसमें भी जो ओरल कैंसर की ट्रीटमेंट में जो इंसिजन था उसमें 2 फिंगर ब्रेथ डिस्टेंस हम रखते हैं फ्रॉम द एंगल ऑफ मैंडिबल टू प्रिवेंट मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व इंजरी। तो ये यहाँ पे भी हम ये अप्लाई होता है, मतलब लेजी जेड इंसिजन है, मॉडिफाइड ब्लायर इंसिजन। प्लस बाईपोलर कॉटरी यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट एन इंजरी टू न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स। फिर टाइप्स ऑफ पैरोटिड सर्जरी, इसमें ये याद रखना है सिर्फ इंसिजन का नाम। फिर टाइप्स, एक तो पहले देख ली सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टोमी, दूसरा अगर सुपरफिशियल एंड डीप लोब दोनों इन्वॉल्व हो तो हम क्या, 2 ऑप्शन है हमारे पास, टोटल कंजर्वेटिव पैरोटिडेक्टोमी एंड टोटल रेडिकल पैरोटिडेक्टोमी। कंजर्वेटिव में हम सुपरफिशियल एंड डीप लोब उसको तो रिमूव करेंगे, प्लस फेशियल नर्व जो है वो उसे हम सेव करेंगे। कंजर्वेटिव में फेशियल नर्व इज सेव्ड। रेडिकल पैरोटिडेक्टोमी में दोनों लोब रिमूव करेंगे, फेशियल नर्व जो उसे भी रिमूव कर देंगे, और जो गैप बनेगा उसे हम केबल ग्राफ्ट यूज़ करके हम उसे ब्रिज कर देंगे, ग्राफ्टिंग के थ्रू इन शॉर्ट। तो ग्राफ्टिंग के लिए मोस्ट कॉमन जो यूज़ होती है वो होती है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, इसमें दिख नहीं रहा, मोस्ट कॉमन जो यूज़ होती है वो होती है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, लेकिन बेस्ट नर्व जो है वो होती है सूरल नर्व। कि सूरल नर्व इट इज़ द बेस्ट नर्व, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वो होती है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। तो ये टाइप्स ऑफ पैरोटिड सर्जरी, ये इंसिजन, ये 2 फिंगर ब्रेथ डिस्टेंस, बाइपोलर कॉटरी, इसके टाइप्स, टोटल कंजर्वेटिव पैरोटिडेक्टोमी एंड टोटल रेडिकल पैरोटिडेक्टोमी। कौन से ग्राफ्ट यूज़ करते हैं इसमें वो। दूसरी एक सर्जरी है वो है एक्स्ट्रा कैप्सुलर डिसेक्शन ऑफ द पैरोटिड, ये यूज़ करते हैं इन बिनाइन ट्यूमर्स। इट हैज़ लेस रिस्क ऑफ फेशियल नर्व इंजरी एंड लेस रिस्क ऑफ फ्रेज सिंड्रोम। फ्रेज सिंड्रोम हम अभी देखते हैं आप। ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर पैरोटिड डिसेक्शन। अब कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं पैरोटिड ग्लैंड सर्जरी। तो हेमरेज और इन्फेक्शन हो गया, दूसरा इंजरी टू द नर्व्स। कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होती है? तो मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व या रेमस मैंडिबुलरिस, अगेन जो ओरल कैंसर में देखी थी, ड्रूपिंग ऑफ एंगल ऑफ माउथ हो जाएगा इसकी वजह से। उसके बाद है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, इसकी इंजरी हुई, देन एनेस्थीसिया ओवर द बियर्ड या एंगल ऑफ माउथ रीजन, एनेस्थीसिया ओवर द बियर्ड रीजन या एंगल ऑफ माउथ रीजन। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व एंड मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व 2 हो गई। तीसरी है फेशियल नर्व इंजरी, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ पॉइंटर्स है जिससे हमें पता चलेगा कि फेशियल नर्व की जो ट्रंक होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर वो है जो वो
ट्रेगल पॉइंटर या फिर कॉनली पॉइंटर, आप गूगल में इमेज देख सकते हो। दूसरा है स्टाइलर्ड प्रोसेस, और उसके बाद है तीसरा पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रॉइड। तो ये 3 पॉइंटर्स है जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे फेशियल लोम प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हम संभाल के ऑपरेट करेंगे। या फिर नर्व स्टिमुलेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते। 3 नर्व इंजरी हो गई, मार्जिनल मैंडिबुलर, ग्रेटर ऑरिकुलर, फेशियल नर्व इंजरी। फेशियल नर्व इंजरी के सिम्टम्स तो पता ही है। उसके बाद 4th है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व इंजरी। इससे होता है फ्रेज सिंड्रोम। फ्रेज सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? स्वेटिंग ओवर द पैरोटिड रीजन ऑन ईटिंग और थिंकिंग ऑफ द फूड, कि जब हम फूड को खा रहे होंगे या फिर फूड के बारे में सोच रहे होंगे, तब जो पैरोटिड रीजन है वहाँ से स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसे कहते हैं फ्रेज सिंड्रोम, जो होता है ड्यू टू ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व इंजरी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है फ्रेज सिंड्रोम। डायग्नोसिस है इसका स्टार्च आयोडीन टेस्ट। इसमें हम पहले आयोडीन अप्लाई करते हैं ओवर द पैरोटिड रीजन, फिर स्टार्च अप्लाई करते हैं। स्वेटिंग होगी तो जो स्टार्च और आयोडीन जब मिक्स होंगे तब वायोलेट कलर में देखने को मिलेगा। तो ये पॉजिटिव है, स्टार्च आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव इन फ्रेज सिंड्रोम। मैनेजमेंट है इसका एंटी पर्स्पिरेंट, जो स्वेट प्रोडक्शन कम करता है वो एंटी पर्स्पिरेंट। बोटॉक्स इंजेक्शन मोस्ट कॉमन है, लेकिन इसमें रिकरेंस ज़्यादा होता है। डेफिनेटिव सर्जरी वो है टिम्पेनिक न्यूरेक्टोमी। अब ये फ्रेज सिंड्रोम होता क्यों है? सपोज ये हमारी स्किन है, ये पैरोटिड ग्लैंड था और यहाँ से ये ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व सप्लाई कर रही थी। अब हमने पैरोटिड ग्लैंड रिमूव कर दिया तो क्या होगा? यहाँ पे ये गैप बन गया, तो ये जो नर्व है ऑरिकुलो टेम्पोरल, ये ग्रो होगी और स्किन में इनर्वेट कर जाएगी। तो वो स्किन में स्वेटिंग प्रोड्यूस होगी। जब सलाइवरी सिक्रेशन इंक्रीज होगा तब स्किन में भी स्वेटिंग देखने को मिलेगी। तो इसका एक तो ट्रीटमेंट तो बता दी, एंटी पर्स्पिरेंट, बोटॉक्स इंजेक्शन एंड टिम्पेनिक न्यूरेक्टोमी। हम इतने नर्व पोर्शन को हम रिमूव कर देंगे। प्रिवेंट हम कैसे करेंगे? एक जो पहले सर्जरी बताई थी, एक्स्ट्रा कैप्सुलर डिसेक्शन ऑफ द पैरोटिड, जिसमें कैप्सूल ऑफ द पैरोटिड होता है वो हम प्रिजर्व करते हैं, सिर्फ अंदर का पैरोटिड ग्लैंड वो रिमूव कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर डिसेक्शन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। तीसरा, हम मसल फ्लैप यहाँ पे प्लेस कर देंगे ताकि नर्व जो है वो स्किन की तरफ ना ग्रो कर पाए। तो स्टेनोक्लीडोमास्टोइड या फिर डाइगैस्ट्रिक फ्लैप, मसल फ्लैप टू कवर द पैरोटिड बेड। तो ये हम प्रिवेंशन मेथड्स हैं। और नर्व कौन सी इन्वॉल्व थी? ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, स्पेसिफिकली पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ऑफ द ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ये फ्रेज सिंड्रोम। तो हमने कितने कॉम्प्लिकेशन देखे? हेमरेज, इन्फेक्शन, इंजरी टू द नर्व्स थी, मार्जिनल मैंडिबुलर, ग्रेटर ऑरिकुलर, फेशियल नर्व, फ्रेज सिंड्रोम देखा, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व इंजरी। उसके बाद लास्ट कॉम्प्लिकेशन वो है पैरोटिड फिस्चुला। सिर्फ इतना नाम याद रखना है, पैरोटिड फिस्चुला। तो ये पैरोटिड ग्लैंड के ट्यूमर्स थे और उसकी मैनेजमेंट। उसके बाद सब मैंडिबुलर बाकी ट्यूमर्स देखते हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड का ट्यूमर होगा तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बिटवीन ग्लैंड एनलार्जमेंट एंड लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, क्योंकि दोनों में सब मैंडिबुलर रीजन या डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। तो हम बाई मैन्युअल पाल्पेशन करेंगे। अगर बाई मैन्युअली हम ओरल कैविटी के अंदर पाल्पेट करेंगे और दूसरा सब मैंडिबुलर रीजन में, अगर दोनों साइड हमें पाल्पेशन फील हो रही है देन ग्लैंड एनलार्जमेंट। अगर एक ही साइड फील हो रही है, दोनों साइड नहीं हो रही है, देन इट इज़ लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। तो ये बाई मैन्युअल पाल्पेशन प्रेजेंट होता है ऑन द ग्लैंड एनलार्जमेंट, प्रेजेंट नहीं होता इन लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड वो है अगेन प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर वो है एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा। इन्वेस्टिगेशन वो है FNAC। मैनेजमेंट सब मैंडिबुलर एक्सीजन। मैनेजमेंट इज सब मैंडिबुलर एक्सीजन। अगर मैलिग्नेंट हुआ देन रेडियोथेरेपी। दूसरी, जैसे पैरोटिड ग्लैंड सर्जरी में नर्व्स इन्वॉल्व हो रही थी, इसमें भी कुछ स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे या इंजर्ड होंगे। मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व, लिंगुअल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व। तो ये 3 नर्व है और एंटीरियर फेशियल वेइन एंड फेशियल आर्टरी। तो ये याद रखना है, हाइपोग्लोसल, लिंगुअल, मार्जिनल मैंडिबुलर, एंटीरियर फेशियल वेइन एंड फेशियल आर्टरी। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड के ट्यूमर। फिर सब लिंगुअल ट्यूमर, मोस्ट कॉमन ट्यूमर इज एडिनोइड सिस्टिक कैंसर। सिर्फ नाम याद रखना है। इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि ये स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड है। फिर माइनर सलाइवरी ग्लैंड, उसमें मोस्ट कॉमन ट्यूमर इज एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा। अगेन मोस्ट कॉमन साइट इज हार्ड पैलेट, ये हार्ड पैलेट में ज़्यादा देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ हार्ड पैलेट वो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये भी याद रखना है। फिर सिम्टम्स ऑफ इंजर्ड नर्व, तो इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व इंजरी होगी तो हमें एनेस्थीसिया ओवर द एक्जिला देखने को मिलेगा। पोस्ट MRM, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व इंजरी, एनेस्थीसिया इन द एक्जिला।
ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व इंजरी तो एनेस्थीसिया वायर शेविंग, जो पैरोटिड रीजन या बियर्ड रीजन होता है उसमें, जो पहले हमने देखा। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इंजरी, इसमें शोल्डर डिस्फंक्शन। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इंजरी आफ्टर ओपन इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी, इसमें क्रॉनिक इंग्वाइनल पेन देखने को मिलेगा, बिकॉज ये जो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इट इज़ एंट्रैप्ड इन द मैश। इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है वो इट इज़ द मोस्ट कॉमन नर्व विच इज़ कट ड्यूरिंग द सर्जरी, लेकिन जो मैश में एंट्रैप हो जाती है वो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। फिर मार्जिनल मैंडिबुलर, इसमें देखा हमने ड्रूपिंग ऑफ एंगल ऑफ माउथ। तो ये सिम्टम्स ऑफ इंजर्ड नर्व्स। तो यही था पूरा सलाइवरी ग्लैंड।